हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज हमारी संस्था में जो आपका एपेक्स बैंक की पोस्ट आई है उसका एक टेस्ट नंबर 5 था, जिसके अंतर्गत जो आपका सहकारिता वाला पार्ट है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, बैंकिंग वाला पार्ट, उससे रिलेटेड आपका पेपर था। तो उसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन सहकारिता से रिलेटेड उस टेस्ट में आए थे उसको यहां पर मैं सॉल्व करा रहा हूं। कुछ बच्चों को इसमें टेस्ट में डाउट भी था, तो वो चीज को जो है यहां पर मैं क्लियर कर दे रहा हूं। जो भी आपके आंसर है वो सब चीज यहां पर हम डिस्कस करेंगे। और ये क्लास क्योंकि यूट्यूब में भी जा रही है, इसी के लिए अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये अपने आप को परख सकते हैं। पेपर में जाने से पहले आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो एपेक्स बैंक का, चाहे वो सहायक प्रबंधक का हो, कनिष्ठ प्रबंधक का हो या कोई अभी प्रोग्रामर, जितने भी पोस्ट हैं सब में सहकारिता का पार्ट सेम है। तो ये सभी एग्जाम में आपको ये वीडियो या ये क्लास आपके काम आने वाली है। तो जितने क्वेश्चन है आपके पेपर में बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चन है, आइए उसको सॉल्व करते हैं और किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उसको देखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सब क्वेश्चन देख लेते हैं। हम टोटल सहकारिता से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आप भी की क्लास में करने वाले हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम से आपको टोटल यहां पे 30 क्वेश्चन दिखेंगे और 20 क्वेश्चन आपको बैंकिंग वाले पार्ट से दिखेगा, क्योंकि सहकारिता का सिलेबस दो पार्ट में बटा हुआ है। तो चलिए पहले हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहां पर, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत कार्य क्षेत्र की परिभाषा क्या है। यानी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत कार्य क्षेत्र किसको बोला जाता है। ऑप्शन है वह क्षेत्र जहां से सदस्यता ली जाती है, वह क्षेत्र जहां सोसाइटी का कार्यालय है, वह क्षेत्र जहां सोसाइटी की शाखा स्थापित है, या उपरोक्त सभी। तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत कार्य क्षेत्र उसको बोला गया है जहां से कोई भी व्यक्ति सदस्यता लेता है। कार्य क्षेत्र का मतलब छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत बताया गया ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सोसाइटी का सदस्य बनना चाहता है और वो सोसाइटी की सदस्यता जहां से लेता है उसे ही सोसाइटी का कार्य क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन पेपर जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो उसका भी लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत कोई ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारिता की शिक्षा देना व उसका प्रचार करना है, उसे क्या कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत उस सोसाइटी को क्या बोला जाता है जिसका मेन उद्देश्य सहकारिता की शिक्षा देना और उसका प्रचार करना होता है। ऑप्शन है सहकारी बैंक, सहकारी संघ, शीर्ष सोसाइटी या केंद्रीय सोसाइटी। तो ऐसी सोसाइटी जिसका उद्देश्य सहकारिता का प्रचार करना होता है या शिक्षा बढ़ाना होता है, शिक्षा देना होता है, उसको बोलते हैं सहकारी संघ। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी। शीर्ष सोसाइटी किसको बोलते हैं, ऐसी सोसाइटी जो राज्य स्तर पर काम करती है। केंद्रीय सोसाइटी ऐसी सोसाइटी जो जिला स्तर पर काम करती है उसको केंद्रीय सोसाइटी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी, सहकारी संघ। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 78 के तहत निम्न में से किस अधिकारी को अपीलों की सुनवाई का अधिकार नहीं है। यानी आपसे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 78 के तहत निम्न में से किस अधिकारी को अपील के सुनवाई का अधिकार नहीं होता। देखिए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत अगर किसी सोसाइटी के पंजीकरण को रद्द किया जा रहा है या कुछ भी स्थिति आती है, विवाद की स्थिति आती है, तो धारा नंबर 78 के तहत उस विवाद को सुलझाने के लिए अपील की जाती है या किसी डिसीजन के विरुद्ध भी अपील की जाती है। तो याद रखेंगे जो अपील की सुनवाई होता है, जो अपील की सुनवाई इनमें से कौन नहीं कर सकता। तो अपील की सुनवाई संयुक्त रजिस्ट्रार के नीचे के श्रेणी का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर हम देखेंगे रजिस्ट्रार की श्रेणी कैसे होती है, तो सबसे ऊपर रजिस्ट्रार होता है, सबसे पहले सबसे ऊपर। रजिस्ट्रार के नीचे अपर रजिस्ट्रार होता है, अपर रजिस्ट्रार के नीचे संयुक्त रजिस्ट्रार होता है, संयुक्त रजिस्ट्रार के नीचे उप रजिस्ट्रार होता है और उप रजिस्ट्रार के नीचे सहायक रजिस्ट्रार होता है। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि अपील निम्न में से किस अधिकारी के पास नहीं की जा सकती। तो ऐसे अधिकारी जो कि संयुक्त रजिस्ट्रार श्रेणी के
ऊपर के हैं या संयुक्त रजिस्ट्रार श्रेणी के, केवल उन्हीं के पास अपील कर सकते हो, यानी उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार के पास अपील नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई भी अधिकारी जो संयुक्त रजिस्ट्रार की श्रेणी का या उससे ऊपर का अधिकारी है, उसी के पास अपील की जा सकती है। तो यहां पर किसके पास अपील नहीं की जा सकती पूछ रहे, तो सहायक रजिस्ट्रार के पास अपील नहीं की जा सकती। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम की के अंतर्गत कोई सोसाइटी क्या हो सकती है। यानी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत कोई सोसाइटी किस तरह की हो सकती है। पहला ऑप्शन दिया है परिसीमित दायित्व वाली, सेकंड है अपरिसीमित दायित्व वाली, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। देखिए परिसीमित दायित्व का मतलब क्या होता है, जब कोई भी सोसाइटी का सदस्य सोसाइटी की सदस्यता लेने चाहता है तो उसको यह पूछा जाता है कि वो सीमित दायित्व वाला सदस्य बनेगा या अपरिसीमित दायित्व वाला। तो परिसीमित दायित्व वाला जो सदस्य बनता है, अगर सोसाइटी डूबेगी तो उसको केवल उतना पैसा देना पड़ेगा जितना उसका बकाया है। अगर वो अपरिसीमित दायित्व वाली सोसाइटी है तो वो सदस्य को उतना पैसा देना पड़ेगा जितना सोसाइटी मांग सकती है। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत परिसीमित दायित्व वाली भी सोसाइटी बन सकती है, अपरिसीमित दायित्व वाली भी सोसाइटी बन सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण की शर्तें में कौन सा सही है। यानी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण करने की कुछ शर्तें होती हैं, तो कौन सी शर्तों के विषय में सही है। पहला है जिस सोसाइटी के सदस्य कोई अन्य सोसाइटी हो, यानी मान लेते हैं कोई सोसाइटी प्राथमिक स्तर पर काम कर रही है, यानी नीचे स्तर पर काम कर रही है, और वो आसपास के सभी ग्रामीण क्षेत्र की सोसाइटियां आपस में मिलकर क्या करती है, जिला स्तर पर एक सोसाइटी बनाती है। तो जो आपका ये नीचे वाली सोसाइटी है, जब मिलकर जिला स्तर की सोसाइटी बनाएंगी तो जो नीचे वाली सोसाइटी है ऑटोमेटिक ऊपर वाली सोसाइटी की भी सदस्य बन जाती है। तो वही बोल रहा है जिस सोसाइटी के सदस्य कोई अन्य सोसाइटी है वो डायरेक्ट आपका सोसाइटी के वो पंजीकृत हो जाएगी, यानी रजिस्ट्रीकृत हो जाएगी। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट है सोसाइटी कम से कम 10 सदस्यों से मिलकर बननी चाहिए। यानी किसी भी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण करवाना होता है तो उसमें मिनिमम 10 सदस्य होना अनिवार्य है। तो दूसरा पॉइंट भी सही है। अगर आप लोकल बुक पढ़ रहे हैं, क्योंकि कई कोचिंग सेंटर की बुक में बहुत सारी गलतियां दी है और वो गलती आपको याद रखना है, क्योंकि YouTube में वीडियो जा रहा है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप कोचिंग सेंटर की बुक पढ़ रहे, कोई भी कोचिंग सेंटर की, उसमें अपडेटेड आपको डेटा नहीं मिला है। यानी आपको जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम में जितने संशोधन हो चुके हैं वो संशोधन के साथ आपको डेटा नहीं मिल रहा है। तो विशेषकर याद रखना, अगर आप कोचिंग सेंटर की बुक पढ़ रहे हो तो संशोधन वाला जो चीजें हैं उसको अपडेट करके पढ़ना, नहीं तो पेपर में आपके इतना पढ़ने के बाद भी नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो बाद में वो कोई भी कोचिंग संस्था आपके साथ नहीं खड़ी होगी कि इसका आंसर ये है, मैंने क्यों बुक में छाप दिया, कोई नहीं खड़ा होगा। तो खुद का दायित्व है कि आप क्या करें, मिलाकर पढ़े, जो नया संशोधन हो उसको मिलाकर पढ़ना, नहीं तो क्वेश्चन आपका बहुत सारे गलत होंगे। तो सोसाइटी कम से कम 10 सदस्यों से मिलकर बनी हो, सही है। तीसरा है एक ही सोसाइटी में एक ही कुटुंब के 2 या अधिक सदस्य शामिल हो सकते हैं। तो याद रखना ये गलत है, किसी एक सोसाइटी में केवल एक परिवार का कोई एक ही सदस्य शामिल हो सकता है। यानी एक परिवार से कोई एक ही सदस्य किसी सोसाइटी का सदस्य बन सकता है, सेम सोसाइटी में एक ही परिवार का दूसरा सदस्य जो है वो सदस्य के रूप में शामिल नहीं हो सकता। तो कुटुंब का मतलब परिवार, तो एक ही परिवार के 2 मेंबर सेम सोसाइटी में सदस्य नहीं बन सकते। तो तीसरा गलत है, तो सही क्या है, ए सही है, 1 और 2, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है यहां पर, प्राथमिक सोसाइटी में महिला आरक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है। यानी कोई भी प्राथमिक सोसाइटी बनेगी तो रजिस्ट्रीकरण यानी पंजीकृत करते समय उसमें कितनी महिलाओं का होना जरूरी है, तो क्या आंसर है, उसमें कम से कम 33% महिला का होना जरूरी है। प्राथमिक सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण के समय कम से कम 33% महिला सदस्य का होना उसमें जरूरी है, यानी 6 का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का आवेदन प्राप्त होने की तारीख से कितने दिन के भीतर विनिश्चय करता है। यानी अगर कोई सोसाइटी का पंजीकरण कराना है और उस सोसाइटी का पंजीकरण करते समय रजिस्ट्रार के पास किसी ने आवेदन किया है सोसाइटी का पंजीकरण कराने के लिए, तो रजिस्ट्रार उसके आवेदन पर कितने दिन के भीतर सुनवाई कर लेगा, यानी उसका रजिस्ट्रीकरण करना है या नहीं वो कितने दिन के भीतर फाइनल करेगा। तो देखिए बहुत से बच्चों को डाउट आया यहां पर, उन्होंने ऐप में भी डाउट पूछा तो मैं यहीं पर क्लियर कर ले रहा हूं।
वो बच्चे धारा नंबर 9 और धारा नंबर 11 में कंफ्यूजन है, उनको धारा नंबर 9 और 11 में कंफ्यूजन है उनको। धारा नंबर 9 रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है, जबकि धारा नंबर 11 और उसके आगे की धारा सोसाइटी के उपविधियों में संशोधन से संबंधित है। तो अगर किसी सोसाइटी का जब पंजीकरण के लिए आवेदन रजिस्ट्रार के पास दिया जाता है तो रजिस्ट्रार जो है वो 45 दिन के भीतर निर्णय लेता है, जबकि जब उपविधियों में संशोधन होता है तो उपविधियों में संशोधन करने के लिए जब रजिस्ट्रार के पास आवेदन देते हैं तो वो 30 दिन के भीतर निर्णय लेता है। तो 30 दिन और 45 दिन के लिए बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो याद रखना कि सोसाइटी का पंजीकरण कराते समय, रजिस्ट्रीकरण कराते समय जब आवेदन करते हैं तो वो पहली बार में 45 दिन के भीतर निर्णय लेगा। अगर रजिस्ट्रार 45 दिन के भीतर निर्णय नहीं लेता तो वो 15 दिन के भीतर अपने ऊपर के अधिकारियों को ये ट्रांसफर करेगा, और ऊपर के अधिकारी 15 दिन के भीतर जब ट्रांसफर किया जाएगा तो ऊपर का अधिकारी 2 महीने में निर्णय लेगा। अगर वो 2 महीने के भीतर निर्णय नहीं लेता तो सोसाइटी पंजीकृत मान ली जाती है। इसको हमने पढ़ा हुआ है। तो वो 30 दिन और 45 दिन में कंफ्यूजन नहीं लाना। रजिस्ट्रीकरण के समय 45 दिन लगता है, जबकि अगर सोसाइटियों की उपविधियों में संशोधन करना है और रजिस्ट्रार के पास जब आवेदन जाता है तब वहां पे 30 दिन लगता है, याद रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी 45 दिन। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 10 के तहत सोसाइटी को निम्न में से किस शीर्ष के अधीन वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। अब देखो कई बुक में क्या लिखा हुआ है कि जो सोसाइटियों का वर्गीकरण है, किसी में 8 टाइप की सोसाइटियों का वर्गीकरण दिया है, किसी में 12 टाइप सोसाइटियों का वर्गीकरण दिया है, लेकिन जो लेटेस्ट संशोधन के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में सोसाइटी को 13 तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। जो आपकी कोचिंग सेंटर की बुक में किसी में 8 लिख कर दिए, किसी में 12 लिख कर दिए। 13वें नंबर की सोसाइटी सेवा समिति है, सेवा सोसाइटी, वो 13वें नंबर की नया जोड़ा गया है, वो आप संशोधन के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, वो संशोधन हो चुका है, आपकी बुक में नहीं छपा है तो उसको सुधार के पढ़िएगा, नहीं तो पेपर में गलती होगी आपसे। तो कौन से 13 टाइप की सोसाइटी में नहीं आता, यानी किस टाइप की सोसाइटी का वर्गीकरण नहीं किया गया धारा 10 के अंतर्गत। संघीय सोसाइटी होता है, साधारण सोसाइटी होता है, संसाधन सोसाइटी होता है, संवर्धन सोसाइटी नहीं होता। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, संवर्धन सोसाइटी, उसको वर्गीकृत नहीं किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है यहां पर, सोसाइटी की उपविधियों का कोई संशोधन तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक, यानी अगर कोई सोसाइटी का उपविधि का मतलब होता है सोसाइटी के बायलॉस, अगर सोसाइटी के बायलॉस में जब संशोधन होता है तो उसका संशोधन कब तक मान्य नहीं होगा। पहला लिखा है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर में दर्ज ना किया गया हो, क्योंकि अगर सोसाइटी अपने बायलॉस में चेंज करेगी तो सोसाइटी को बायलॉस में चेंज करने के बाद उसको रजिस्ट्रार को भेजेगी और रजिस्ट्रार उसको क्या करेगा, रजिस्टर में जब नोट करेगा तभी उसका क्या माना जाएगा, उपविधियों में संशोधन हुआ है। तो पहला तो सही है। दूसरा देखिए, प्रस्तावित संशोधन की 4 प्रतियां रजिस्ट्रार को ना भेजी जाए, तो मैंने आपको बताया ही। तो याद रखना, जब भी सोसाइटी अपनी उपविधि में संशोधन करेगी तो संशोधन की 4 कॉपी रजिस्ट्रार को भेजती है, और रजिस्ट्रार उसको अगर संशोधन से सहमत है तो रजिस्टर में उसको नोट करेगा और रजिस्टर की फोटोकॉपी करके आपको सोसाइटी को भेजता है, एक कॉपी को। तो यहां पर ये दोनों ही सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहां पर, सोसाइटी की उपविधियों के संशोधन का निर्देश जारी किया जा सकता है, यानी सोसाइटी की उपविधियों में संशोधन का निर्देश कब जारी किया जा सकता है, यानी कब सोसाइटी अपने बायलॉस में चेंज करेगी, कब सोसाइटी अपने बायलॉस में चेंज कर सकती है, किसके निर्देश पर। ऑप्शन लिखा है, सोसाइटी के 2/3 सदस्यों के अनुरोध पर, गलत है। सोसाइटी के 2/3 सदस्यों के अनुरोध पर नहीं, सोसाइटी के 50% या उससे ज्यादा सदस्यों के अनुरोध पर। याद रखना, सोसाइटी के 2/3 सदस्यों के अनुरोध पर नहीं, सोसाइटी के 50% या उससे ज्यादा सदस्यों के अनुरोध पर सोसाइटी अपने बायलॉस में चेंज करवा सकती है, निर्देश दे सकती है। सेकंड है, रजिस्ट्रार के आदेश पर, बिल्कुल सही है। अगर रजिस्ट्रार आदेश देगा तो सोसाइटी को अपने बायलॉस में संशोधन करना ही पड़ेगा। तो यहां पर आपका ए गलत है, बी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, रजिस्ट्रार के आदेश पर। यहां पर लिखा रहता है सोसाइटी के 50% सदस्यों के अनुरोध पर, तब ए भी सही होता, लेकिन 2/3 लिखा है इसलिए वो गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है यहां पर, कि यदि कोई पंजीकृत सोसाइटी अपने पते को परिवर्तित करती है तो वह इसकी सूचना कितने दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को भेजेगी। यानी अगर कोई पंजीकृत सोसाइटी है जिसका कार्यालय का जो पता लिखा है वो पते को वो चेंज करना चाहती है, तो वो कितने दिनों के भीतर क्या करेगी, रजिस्ट्रार को मतलब आवेदन भेजेगी
तो उसका जो है 30 दिन के भीतर। यानी जब सोसाइटी ये डिसाइड कर लेती है कि उसको अपने पते को चेंज करना है, तो वो पता चेंज करने के लिए आवेदन रजिस्ट्रार को भेजेगी 30 दिन के भीतर। यानी जब भी वो चेंज करेगी, चेंज करने के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को आवेदन करेगी और रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर में नोट करेगा। समझ आ गया? 30 दिन के भीतर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 29 के तहत किसी सोसाइटी के उन ऋणों के लिए जो कि किसी भूतपूर्व सदस्य के मामले उस तारीख को जिसको वो सदस्य ना रह गया हो, उसकी संपदा का दायित्व कितने वर्ष की कालावधि के लिए बना रहेगा। यानी अगर कोई सोसाइटी का सदस्य था, उसने सोसाइटी की सदस्यता छोड़ दी, यानी वो सोसाइटी का भूतपूर्व सदस्य हो गया, तो अगर वो सोसाइटी का भूतपूर्व सदस्य हो गया तो उसकी जो संपदा थी, उसकी जो लिएबिलिटी थी, उसके जो दायित्व थे, सोसाइटी उसको कब तक उसका लाभांश देती रहेगी? तो जब वो सदस्यता छोड़ेगा, सदस्यता छोड़ने के 2 वर्ष तक। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 2 वर्ष। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बहुत से बच्चों ने गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रत्येक सोसाइटी अपने सदस्यों के निशुल्क निरीक्षण के लिए सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत पते पर निम्न में से क्या उपलब्ध करवाएगी। यानी अगर सोसाइटी के सदस्यों को निशुल्क निरीक्षण के लिए क्या क्या उपलब्ध करवाया जाता है सोसाइटी के कार्यालय में। पहला है अंतिम संपरिचित तुलन पत्र। तुलन पत्र का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट। तुलन पत्र का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट। ठीक है, क्या बोला है? अंतिम संपरिचित तुलन पत्र। तो तुलन पत्र आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है वो आपको निशुल्क निरीक्षण के लिए सोसाइटी के कार्यालय में उपलब्ध होता है, कोई भी सदस्य उसको देख सकता है। लाभ हानि खाता, प्रॉफिट लॉस जो आपका अकाउंट रहता है उसको कोई भी सदस्य देख सकता है। तीसरा है साधारण सम्मेलन की कार्रवाई। तो साधारण सम्मेलन की जितनी भी कार्रवाई होती है, यानी जो साधारण सभा होती है, जनरल बॉडी होती है सोसाइटी की, उसकी जो भी मीटिंग में डिसाइड होता है उसको भी रजिस्टर में नोट करके लिखा जाता है। तो वो नोट करके जब लिखा जाएगा, कोई सदस्य देखना चाहता है कुछ दिन साधारण जो आपकी साधारण बैठक हुई थी उसमें क्या क्या लिखा गया है, तो वो देख सकता है निःशुल्क। व्यापारिक खाता नहीं, कोई भी सहकारी सोसाइटी अपना व्यापारिक खाता नहीं बनाती है। सहकारी सोसाइटी का लाभ हानि खाता बनता है। याद रखना, व्यापारिक खाता जो होता है, अगर आप खुद देखो सहकारिता का सिलेबस देखना, सहकारिता के जो आपके सेक्शन में सिलेबस दिए उसमें आपको लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट लिखकर क्यों दिया है? क्योंकि सहकारी समितियों का व्यापारिक खाता नहीं होता, इसी के लिए व्यापारिक खाता आपको पढ़ने नहीं बोल रहे हैं। तो आपको क्या खाता पढ़ने बोल रहे हैं? लाभ हानि खाता पढ़ने बोल रहे हैं, बैलेंस शीट पढ़ने बोल रहे हैं। तो व्यापारिक खाता नहीं होगा, तो 1 2 3 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 2 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है यहां पर कि किसी सदस्य द्वारा किसी सोसाइटी में के अपने अंश या हित का कोई अंतरण तब तक विधि मान्य नहीं होगा। यानी अगर कोई सदस्य सोसाइटी में जो उसका अंश है उसको बदल के किसी और को देना चाहता है, यानी अपने हिस्सेदारी को किसी और को सौंपना चाहता है, तो वो कब तक विधि मान्य नहीं होगा, वो आपसे पूछ रहे हैं। पहला लिखा है, वह सदस्य ऐसा अंश या हित कम से कम 6 माह तक धारण ना कर चुका हो। यहां पे 6 माह नहीं आएगा, यहां पे आएगा 1 साल। तो पहला पॉइंट गलत है। यानी अगर कोई व्यक्ति सोसाइटी का लगातार 1 साल तक सदस्य बना हुआ है और वो सोसाइटी की अंश पूंजी यानी शेयर धारक है, सोसाइटी का वो शेयर धारक है, तो ऐसी स्थिति में जब तक वो 1 साल उसका सदस्य बना हुआ ना हो जाए, वो अपने शेयर को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो यहां पे 6 माह लिखा है, 6 माह नहीं 1 साल। सेकंड लिखा है, वह अंतरण उस सोसाइटी के किसी सदस्य को ना किया जाए। तो याद रखना कि अगर सोसाइटी का कोई सदस्य अपना शेयर किसी को देना चाहता है तो वो सोसाइटी के सदस्य को ही शेयर देगा, उसके अलावा किसी बाहर जो सोसाइटी का सदस्य नहीं उसको शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो यहां पर क्या बोला है? विधि मान्य नहीं होगा। तो वह अंतरण उस सोसाइटी के किसी सदस्य को अगर नहीं करेगा तो उसका अंतरण जो है वो विधि मान्य नहीं होगा। सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है। तीसरा लिखो, वह अंतरण साधारण सभा द्वारा अनुमोदित ना कर दिया जाए। गलत है। वह अगर कोई व्यक्ति अपने अंश को, जो सोसाइटी का सदस्य है उसके अंश को किसी और सदस्य को ट्रांसफर करना चाहता है, तो जो सोसाइटी का बोर्ड होगा वो उसको अनुमोदित करेगा, तभी वो चेंज कर सकता है। यानी यहां पर लिखा साधारण सभा द्वारा अनुमोदित ना कर दिया जाए, तो साधारण सभा नहीं, बोर्ड के द्वारा अनुमोदित ना कर दिया जाए, क्योंकि सोसाइटी का एक गवर्निंग बॉडी होगी जिसको हम बोर्ड बोलते हैं। बोर्ड जब उसको फाइनल कर देगा तभी वो अपने अंश को किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। इसलिए तीसरा गलत है। तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 2 सही है, ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 है यहां पर, किसी भी सोसाइटी में राज्य सरकार या किसी अन्य सोसाइटी से भिन्न कोई भी सदस्य, यानी अगर किसी भी सोसाइटी में राज्य सरकार या किसी अन्य सोसाइटी से भिन्न कोई भी सदस्य सोसाइटी की कुल अंश पूंजी के 1/5 से अनधिक उनके ऐसे भाग से अधिक धारण नहीं करेगा जैसा विहित की जाए। यानी अगर सोसाइटी का कोई सदस्य सोसाइटी की अंश पूंजी में अपना अंशधारक बनना चाहता है, शेयर धारक बनना चाहता है, तो सोसाइटी की कुल अंश पूंजी के 1/5 से ज्यादा उसको शेयर नहीं ले सकता वो। यानी सोसाइटी के अगर अंश पूंजी 100 रुपए है तो वो सोसाइटी का 20 रुपए से ज्यादा शेयर नहीं ले सकता, क्योंकि सोसाइटी के कुल अंश पूंजी के 1/5 से ज्यादा वो शेयर नहीं ले सकता। तो पहला पॉइंट सही है। दूसरा लिखा है, सोसाइटी के अंशों में 5,000 रुपए से अधिक का कोई हित नहीं रखेगा या उसका दावा नहीं करेगा। तो या तो वो सोसाइटी के 1/5 पैसा रख सकता है, 1/5 अंश रख सकता है, लेकिन उसका अंश किसी भी स्थिति में सोसाइटी की अंश पूंजी से 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। ये गलत है, 5,000 नहीं, ये 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। याद रखना, ये 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए बी गलत है। कई कोचिंग संस्थानों की बुक में जो अपडेट नहीं किए हैं वहां पे 5,000 ही लिख कर दे दिए हैं, वो अपडेट होने के बाद 20,000 हो गया, इसको सुधार के पढ़िएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि 20,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, यहां पे 5,000 लिखा है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अगर मैं यहां पर बात करूं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 है यहां पर, किसी विशिष्ट सोसाइटी के संबंध में बोर्ड में, किसी विशिष्ट सोसाइटी के संबंध में बोर्ड में प्रत्यायुक्तों की संख्या किसी भी समय सोसाइटी के प्रतिनिधियों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, 1/2 से अधिक नहीं होगी, 1/5 से अधिक नहीं होगी, या 1/10 से अधिक नहीं होगी। तो प्रत्यायुक्त किसको बोलते हैं? प्रत्यायुक्त जैसे कि मान लेते हैं किसी सोसाइटी की राज्य सरकार सदस्य बनती है, यानी कोई सोसाइटी में राज्य सरकार की भी अंश पूंजी लगती है, या किसी सोसाइटी में किसी फर्म की अंश पूंजी लगती है, तो हर फर्म जो है जिसकी अंश पूंजी सोसाइटी में लगेगी वो अपने एक व्यक्ति को इस सोसाइटी का सदस्य बनाकर भेजेगा, जिसको प्रत्यायुक्त बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, प्रत्यायुक्त क्या होता है? राज्य सरकार जैसे सोसाइटी के सदस्य बन रही है तो राज्य सरकार अपने एक अधिकारी को इस सोसाइटी का सदस्य बनाकर भेजेगी, उसी को प्रत्यायुक्त बोलते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है कि, तो इसमें पूछा है किसी विशिष्ट सोसाइटी के संबंध में बोर्ड में कितने प्रत्यायुक्त को शामिल कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रत्यायुक्त की संख्या किसी भी सोसाइटी के प्रतिनिधियों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। अब प्रतिनिधि किसको बोलते हैं? प्रतिनिधि इसको बोलते हैं अगर कोई सोसाइटी किसी दूसरी सोसाइटी के सदस्य है, अगर कोई सोसाइटी किसी दूसरी सोसाइटी के सदस्य है तो जो नीचे की सोसाइटी होगी वो ऊपर की सोसाइटी में अपने एक सदस्य को भेजेगी मेंबर बना के, उसी को बोलते हैं प्रतिनिधि। तो किसी भी सोसाइटी में प्रत्यायुक्त की संख्या उनके प्रतिनिधि की संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला लिखा है, कोई सोसाइटी किसी भी व्यक्ति को नाम मात्र के सदस्य के रूप में प्रवेश दे सकती है। बिल्कुल सही है। कोई भी सोसाइटी एक साधारण सदस्य होते हैं कि नाम मात्र के सदस्य होते हैं? तो नाम मात्र का सदस्य के रूप में किसी को भी वहां एंट्री दे सकती है सोसाइटी। दूसरा, नाम मात्र के सदस्य केवल सोसाइटी के प्रबंधन में हिस्सेदार हो सकते हैं। गलत है, नाम मात्र के सदस्य सोसाइटी में किसी भी चीज के काम नहीं होते, केवल वो नाम मात्र के सदस्य, उनको सोसाइटी को कभी पैसे की जरूरत होती है तो उनको सोसाइटी को ऋण देने के लिए उनको सदस्य बना लेते हैं। तो इसी की स्थिति में आप याद रखिएगा, नाम मात्र का सदस्य का सोसाइटी के कोई काम नहीं होता, ना तो वो सोसाइटी के सम्मेलन में शामिल होता है, ना ही उसको वोट देने का अधिकार होता है, ना ही उसको प्रबंधन में काम होता है, ना ही अगर सोसाइटी को जब अंत किया जा रहा होगा, परिसमापन किया जा रहा होगा सोसाइटी का, तब भी उसका कोई योगदान नहीं होगा, उसको कोई भी हित नहीं रहेगा उसका। तो यहां पर दूसरा पॉइंट गलत है। तीसरा है, नाम मात्र के सदस्य का सोसाइटी के लाभ में कोई अंश नहीं होगा। बिल्कुल सही है। सोसाइटी के परिसमापन की दशा में नाम मात्र सदस्य किसी भी योगदायी दायित्व के अध्याधीन नहीं होंगे। बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन बी गलत है और यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है यहां पर, यदि किसी सोसाइटी के सदस्य को निष्कासित किया जा सकता है, यदि, यानी सोसाइटी के सदस्य को निष्कासित कौन कर सकता है? तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे सोसाइटी में कौन सदस्य बनेगा या सोसाइटी के किस सदस्य को निष्कासित करना है, यानी उसको सोसाइटी से बाहर करना है, तो ये पावर बोर्ड के पास होती है, यानी सोसाइटी के गवर्निंग बॉडी के पास होती है। तो यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं, उस सोसाइटी का बोर्ड कुल सदस्यों के 3/4 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा। यहां पर लिखा है क्या है?
बोर्ड के कुल सदस्यों के 3/4 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा, गलत है। उस सोसाइटी का बोर्ड उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा, बिल्कुल सही है। तो याद रखना, उस सोसाइटी का बोर्ड उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से क्या करेगा, 3/4 बहुमत से क्या करेगा, सोसाइटी के किसी सदस्य को वो हटा सकता है। याद रखना, सोसाइटी का सदस्य कौन बनेगा, सोसाइटी के सदस्य में से किसको बाहर करना है, ये निर्णय कौन लेता है, बोर्ड लेता है, जो सोसाइटी का होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि किसी सोसाइटी के सदस्य के विरुद्ध सोसाइटी से निष्कासन संबंधित प्रस्ताव पारित हो गया है, तो वह प्रस्ताव पारित होने के कितने दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकता है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, अगर आप देखो, अगर किसी सोसाइटी के सदस्य के विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है, उसको सोसाइटी से निष्कासित कर देता है बोर्ड, तो प्रस्ताव पारित होने के भीतर कितने दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकता है, 30 दिन के भीतर कर सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 30 दिन के भीतर। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोई भी व्यक्ति किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कोई सदस्य सोसाइटी का सदस्य, कोई भी व्यक्ति सोसाइटी का सदस्य कब नहीं बन सकता, वह दिवालिया घोषित हो जाए, बिल्कुल सही है। अगर कोई सदस्य दिवालिया घोषित हो जाता है, यानी बैंक करप्ट घोषित हो जाता है, तो उसको सोसाइटी का मेंबर नहीं बन सकता। दूसरा, वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन दोषी पाया गया और दंड के अवसान होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि ना बीती हो, ये गलत है। 5 वर्ष की नहीं, 6 वर्ष की कालावधि ना बीती हो, 5 वर्ष की नहीं, 6 वर्ष की कालावधि जब तक ना बीती हो, तो वो सोसाइटी का सदस्य नहीं बन सकते। यानी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम क्या है, अस्पृश्यता का निवारण करने के लिए, छुआछूत को दूर करने के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना था। तो कोई व्यक्ति सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करता है और उसको दंड को मिलता है, तो उसकी सजा जब खत्म नहीं हो जाती, खत्म होने के 6 साल तक वो सोसाइटी का सदस्य नहीं बन सकता। तो दूसरा गलत है, 5 लिखा है। तीसरा, वह या उसके कुटुंब का कोई ऐसा सदस्य जो कि सोसाइटी द्वारा किए गए कारोबार के समरूप है, बिल्कुल सही है। अगर वही, अगर कोई सोसाइटी का कोई सदस्य शामिल है और उसका परिवार वाला भी वही काम कर रहा है जो सोसाइटी कर रही है, तो ऐसे व्यक्ति को सोसाइटी में शामिल नहीं करेंगे। तो 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 21, किसी सोसाइटी का अंतिम प्राधिकार यानी फाइनल अथॉरिटी किस पे निहित है। किसी भी सोसाइटी के फाइनल अथॉरिटी किस पे निहित है, तो आप खुद सोचिए, अगर बोर्ड भी कोई डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन को फाइनल करने के लिए किसके पास भेजता है, साधारण सभा के पास, यानी जनरल बॉडी के पास सोसाइटी के। तो सोसाइटी का अंतिम प्राधिकार यानी फाइनल अथॉरिटी किसके पास हुई, सोसाइटी के साधारण सभा के पास हुई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, संसाधन सोसाइटी के संबंध में कौन सा कथन सही है। संसाधन सोसाइटी के संबंध में कौन सा कथन सही है। इस सोसाइटी के 1 अध्यक्ष और 3 उपाध्यक्ष होते हैं, गलत है। संसाधन सोसाइटी में 1 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष होते हैं। संसाधन सोसाइटी में 1 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष में कोई एक स्त्री होना जरूरी है, बिल्कुल सही है, उपाध्यक्ष में एक स्त्री होना जरूरी है। तीसरा, इस सोसाइटी का अध्यक्ष सदैव अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होता है, गलत है। इसका जो है इसका सोसाइटी का अध्यक्ष सदैव अनुसूचित जनजाति का नहीं होता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये तो नहीं है, तो केवल 2 का है, ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, केवल 2 सही है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, उपभोक्ता सोसाइटी के संबंध में कौन सा कथन सही है। उपभोक्ता सोसाइटी, इस सोसाइटी में 1 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष होंगे, गलत है। इस सोसाइटी में 1 अध्यक्ष और 1 उपाध्यक्ष होगा। इस सोसाइटी में 1 अध्यक्ष और 1 उपाध्यक्ष होगा। इस सोसाइटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में से कोई एक महिला होना जरूरी है, बिल्कुल सही है। सोसाइटी का या तो अध्यक्ष या तो उपाध्यक्ष में एक महिला होना चाहिए। यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी होगा, तो 2 सही है। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रतिनिधि के संबंध में कौन सा कथन सही है। प्रतिनिधि के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब मैंने आपको बताया था प्रतिनिधि क्या होता है। अगर कोई निचले स्तर की सोसाइटी किसी ऊपर सोसाइटी का सदस्य बन जाती है, तो वो अपने एक व्यक्ति को उस सोसाइटी में सदस्य बनाकर भेजेगी, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि बोलते हैं। तो क्या लिखा है, किसी सोसाइटी में जहां सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 सदस्य अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं, वहां ऐसा प्रतिनिधि इन्हीं वर्ग के सदस्यों में से होगा। तो गलत है। यहां पर देखिए, अगर किसी सोसाइटी में अनुसूचित जाति या जनजाति सदस्यों की संख्या जो है
वो 1/3 नहीं, वो 50% या उससे ज्यादा है। अगर किसी सोसाइटी में सदस्यों की संख्या में 50% या उससे ज्यादा एससी या एसटी कैटेगरी के हैं, तो वो सोसाइटी अपना प्रतिनिधि बनाकर जब ऊपर सोसाइटी में भेजेगी तो उसका सदस्य जो होगा, प्रतिनिधि बनकर जो जाएगा, वो या तो एससी होना चाहिए या तो एसटी होना चाहिए। दूसरा देखो, दूसरा है किसी सोसाइटी में जहां सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 3/4 सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, वहां ऐसा प्रतिनिधि इसी वर्ग से होगा। गलत है। सोसाइटी के कुल सदस्य संख्या के यदि 2/3 सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, तो वो सोसाइटी अपना प्रतिनिधि बनाकर ऊपर सोसाइटी में किसी ओबीसी कैटेगरी के ही व्यक्ति को भेजेगी। तो यहां गलत है, यहां पर क्या होगा 50%, जबकि यहां पर क्या होगा 2/3, 2/3, 2/3। तो यहां पर आंसर देखो 1 और 2 दोनों गलत है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी सोसाइटी के बोर्ड की निम्न में से क्या शक्तियां होती हैं? किसी सोसाइटी के बोर्ड की निम्न में से क्या शक्तियां होती हैं? पहला लिखा है सदस्यता को स्वीकृत या समाप्त करना। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सोसाइटी का बोर्ड डिसाइड करता है कि कौन सोसाइटी का सदस्य बनेगा या कौन सोसाइटी का सदस्य नहीं रह सकता। तो पहला पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा है सभापति पदाधिकारियों को पद से हटाना। बोर्ड अपने सभापति या कोई भी पदाधिकारी उसको पद से हटा सकता है, दूसरा भी सही है। तीसरा लिखा है रजिस्ट्रार के अनुमोदन से सोसाइटी की अंश पूंजी का निर्धारण करना। गलत है। रजिस्ट्रार के अनुमोदन से सोसाइटी अपनी अंश पूंजी तैयार नहीं करती। रजिस्ट्रार के अनुमोदन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, सोसाइटी और उसके साधारण सभा अपनी अंश पूंजी को डिसाइड करती है। तो तीसरा पॉइंट गलत है। रजिस्ट्रार के अनुमोदन से सोसाइटी में कितने कर्मचारी होंगे ये तय होता है, उसका कितनी अंश पूंजी होगी ये तय नहीं होता। फोर्थ है साधारण निकाय के अनुमोदन से योजनाएं बजट प्रस्तुत करना। बिल्कुल सही है। सोसाइटी का जो बोर्ड रहता है वो साधारण सभा के अनुमोदन से बजट और वार्षिक वित्तीय विवरण जो भी है वो सब पेश करता है। तो 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। तो 1, 2, 4 हमारा कौन से ऑप्शन में देख लेते हैं? तो 1, 2, 4 ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 3 माह की कालावधि के भीतर अपने सदस्यों का वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाएगा। तो जो वार्षिक साधारण सम्मेलन होता है प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर बुलाता है। तो 6 माह वाला कहां पे ऑप्शन है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 6 माह के भीतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है किसी भी सोसाइटी का विशेष साधारण सम्मेलन उस सोसाइटी के बोर्ड द्वारा बुलाया जा सकेगा। यानी सोसाइटी का बोर्ड विशेष साधारण सम्मेलन कब बुला सकता है? विशेष साधारण सम्मेलन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी सोसाइटी जो है वो विशेष साधारण यानी स्पेशल जनरल आपकी मीटिंग कब बुला सकता है? तो जब सोसाइटी के कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य निवेदन करते हैं, यानी सोसाइटी के जितने सदस्य उसके 1/10 सदस्य निवेदन करते हैं, तो बोर्ड क्या करेगा? विशेष साधारण सम्मेलन को बुलाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है यहां पर कि राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन जो है आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के बारे में। पहला है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 50 ख में इसका उल्लेख किया गया, यानी राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का उल्लेख 50 ख में है। बिल्कुल सही है। इस आयोग का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ सहकारी निर्वाचन आयोग का गठन राज्य सरकार करती है। तीसरा है राज्य सरकार प्रमुख सचिव से अनिम्न श्रेणी के भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी को राज्य में ही सेवारत रहा हो आयोग का निर्वाचन आयुक्त बनाएगा। बिल्कुल सही है। अभी सुनील कुजूर जो है वो इसके निर्वाचन आयुक्त है, वो आपके भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी है। बिल्कुल सही है। तीसरा। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है? फोर्थ लिखा है राज्य सरकार अपर रजिस्ट्रार से अनिम्न पद श्रेणी के किसी व्यक्ति को आयोग का सचिव नियुक्त करेगी। तो ये गलत है। ये क्यों गलत है? अपर रजिस्ट्रार से अनिम्न पद श्रेणी नहीं है, ऊपर रजिस्ट्रार से अनिम्न पद श्रेणी के व्यक्ति को क्या करेगी? सचिव नियुक्त करेगी। ऊपर रजिस्ट्रार यानी वो उप रजिस्ट्रार श्रेणी का होना चाहिए जिसको सचिव बना रहे हैं, या उसके ऊपर की श्रेणी का। तो फोर्थ गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग की सम परीक्षा तथा उनका पर्यवेक्षण का संचालन करने के प्रयोजन से निम्न में से किसके द्वारा सम परीक्षा बोर्ड का गठन किया जाता है? तो सम परीक्षा बोर्ड क्या होता है? वो सोसाइटी के जो जितने भी लेखा है उसकी जांच के लिए बनता है,
और सम परीक्षा बोर्ड को राज्य सरकार रजिस्ट्रार की शक्ति दे सकती है, तो इसका गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 30 है यहां पर, सोसाइटियों के परिसमापन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है, यानी सोसाइटियों को जब खत्म किया जाता है तो उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। सोसाइटियों का परिसमापन छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के धारा 69 में वर्णित है, बिल्कुल सही है। रजिस्ट्रार स्व प्रेरणा से किसी भी सोसाइटी के परिसमापन का आदेश जारी कर सकता है, बिल्कुल सही है। तीसरा, किसी सोसाइटी के कम से कम 3/4 सदस्य द्वारा आवेदन करने पर रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी का परिसमापन का आदेश जारी कर सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा 1, 2 और 3। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गैर निष्पादक परिसंपत्ति यानी आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट के वसूली के संबंध में कौन सा अधिनियम संसद द्वारा बनाया गया है। पहला लिखा है द रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993, बिल्कुल सही है। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए जो एजेंसियों को अधिकार दिया जाता है पैसा वसूल करने का, वो इसी एक्ट के तहत दिया जाता है, तो एनपीए वसूल करने का अधिकार इस एक्ट के तहत मिलता है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड लिखा हुआ है आपका सरफेसी एक्ट 2002, बिल्कुल सही है। सरफेसी एक्ट के तहत किसी बैंक को यह पावर मिलती है कि वो किसी भी, अगर कोई व्यक्ति जो सोसाइटी से ऋण लिया, जो ऐसा व्यक्ति जो बैंक से लोन लिया है और उसके लोन को नहीं पटाता, तो वो जो बैंक है वो उसकी जितनी भी संपत्ति उसको जब्त कर सकता है। ये कहां से पावर मिली है बैंक को, सरफेसी एक्ट 2002 से मिली है। तो ए और बी दोनों सही है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला देखते हैं क्वेश्चन 32, विश्व में सहकारिता का जनक किसे माना जाता है, तो विश्व में सहकारिता का जनक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। भारत में सहकारिता का जनक फ्रेडरिक निकलसन को माना जाता है। विलियम बैडरबर्न कांग्रेस से संबंधित थे। एडवर्ड लॉ कौन थे, ये लॉर्ड कर्जन के समय एडवर्ड लॉ समिति बनी थी, वो आपको याद होना चाहिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 ख किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 43 का क्या है, सहकारी समितियों का उन्नयन, सहकारी समितियों का प्रमोट करना, ये राज्य का अधिकार है, यानी कि आपका ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शामिल है। तो आर्टिकल 43 का ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 97 नंबर के संविधान संशोधन 2011 से जोड़ा गया। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, प्राथमिक कृषि साख समिति को डिजिटलाइज करने हेतु केंद्र प्रवर्तित योजना में केंद्र और राज्य की भागीदारी का क्या अनुपात है। तो जो प्राथमिक सहकारी समिति है जितनी, उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है, कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है, तो इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी जो है वो 60:40 है। केंद्र की हिस्सेदारी 60 है, राज्य की 40 है। 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कृषकों को सहकारी समितियों के माध्यम से निम्न में से किस प्रयोजन हेतु अल्पकालीन ऋण शून्य ब्याज दर पर नहीं उपलब्ध कराया जाता। तो शून्य ब्याज दर पर कृषि ऋण मिलता है, मत्स्य पालन ऋण मिलता है, उद्यान की ऋण मिलता है, लेकिन जो गौ पालन का ऋण है ये आपको ब्याज सहित मिलता है 1% और 3% के ब्याज पर। तो ये 0% ब्याज दर पर नहीं मिलता, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, गौ पालन हेतु ऋण ये 0% ब्याज दर पर नहीं मिलता। आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 36 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 36 यहां पर आपसे यह पूछने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 कि वर्ष 2021-22 में अल्पकालीन कृषि ऋण की वसूली का प्रतिशत क्या है। तो अल्पकालीन कृषि ऋण की वसूली 2021-22 में 78.55% रही है। तो अल्पकालीन कृषि ऋण की वसूली कितनी रही है, 78.55% रही है। पूरा डेटा वाला पार्ट है तो याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 को अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 को अब तक 10 बार संशोधन किया जा चुका है, याद रखिएगा। 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्ष 2022 का ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान निम्न में से किसे दिया गया है। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान जो है वो सहकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। किसको मिला है 2022 का, श्री अशोक अग्रवाल को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक अग्रवाल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, मुद्रा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। मुद्रा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, यह योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ हुई है, बिल्कुल सही है। इस योजना के अंतर्गत छोटे कुटीर उद्योग को बैंक के माध्यम से आसान ऋण उपलब्ध कराया जाता है, बिल्कुल सही है।
इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख तक का ऋण मिल सकता है, बिल्कुल सही है। तो 3 श्रेणी में बटा होता है, आपने पढ़ा भी है, शिशु ऋण, किशोर ऋण, तरुण ऋण। तो तरुण ऋण मैक्सिमम 10 लाख तक देख सकते हैं, यानी मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 लाख तक का ऋण ही मिलता है। डी लिखा है मुद्रा का पूर्ण रूप माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रेफरेंस एजेंसी होता है, तो ये गलत है। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट, ये रीफाइनेंस होता है, रीफाइनेंस ना कि रेफरेंस, रीफाइनेंस होता है, आपको याद रखना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के तहत वह न्यूनतम आयु जब लाभार्थी को पेंशन मिलना चालू होता है। तो अटल पेंशन योजना के तहत लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, और लाभार्थी को पेंशन कब मिलना चालू होता है? जब वो लाभार्थी 60 साल का हो जाता है। तो 60 साल की उम्र होने पर उस लाभार्थी को क्या मिलेगा? उस लाभार्थी को पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, 60 वर्ष। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 41, नाबार्ड की स्थापना निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी के समय क्या हुआ था? 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों को दी जाने वाली पुनर्वित्त सहायता के अंतर्गत निम्न में से किस बैंक को नाबार्ड ने वर्ष 2021-22 में 500 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराई है? ऑप्शन है जिला सहकारी बैंक जगदलपुर, दुर्ग, रायपुर या अंबिकापुर। तो ये राशि किसको मिली है? जिला सहकारी बैंक रायपुर को मिली है 500 करोड़ रुपए की राशि नाबार्ड के द्वारा पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 जो है उसमें आपसे यहां पर यह पूछने की कोशिश कर रहा है कि लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में निम्न में से कौन सा व्यय नहीं दिखाया जाता? लाभ हानि खाता का 2 पक्ष बनता है, एक होता है डेबिट पक्ष और एक होता है क्रेडिट पक्ष। तो जो आपका डेबिट पक्ष है और क्रेडिट पक्ष है उसमें क्या क्या चीजें लिखी जाती है वो सब हमने डिस्कस किया हुआ है। तो डेबिट पक्ष में क्या चीज नहीं लिखी जाती? वित्तीय व्यय, पूंजीगत व्यय, असाधारण व्यय, वितरण संबंधित व्यय। तो याद रखना कि जो डेबिट पक्ष होता है उसमें आपका पूंजीगत व्यय जो है वो नहीं दिखाया जाता, यानी लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में पूंजीगत व्यय को नहीं दिखाया जाता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन चालू संपत्ति के अंतर्गत आता है? चालू संपत्ति यानी करेंट एसेट्स के अंतर्गत। इसको हमने क्लास में बहुत डिटेल में कवर किया है कि करेंट एसेट्स और आपके नॉन करेंट एसेट्स क्या क्या होते हैं। करेंट एसेट्स उसको बोलते हैं जो आपके पास आज तो है लेकिन 1 साल के भीतर आप उसको खर्च कर दोगे, यानी ये क्या होता है जो तुरंत में खर्च हो जाता है। तो देखिए व्यापार चिन्ह, व्यापार चिन्ह का मतलब कोई भी पेटेंट राइट है, जैसे हमारा व्यापार चिन्ह सीजीपीएससी नॉलेज हो गया, मैं अपनी फ्रेंचाइजी किसी और को भी दे सकता हूं लेकिन मेरा नाम तो हमेशा के लिए बना रहेगा, तो ये करंट एसेट्स तो नहीं है। आपका फर्नीचर, आप एक बार फर्नीचर लेते हो उसको बेचने के लिए लेते हो कि नहीं, उसको निरंतर यूज करने के लिए, तो फर्नीचर आपका करंट एसेट्स नहीं है। रोकड़, रोकड़ का मतलब कैश, कैश आपका करंट एसेट्स है क्योंकि आपके पास आज कैश आप हो सकता है कल कुछ कैश से आप खरीद सकते हो, तो कैश आपका करंट एसेट्स है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। एकस्व का मतलब होता है पेटेंट, अगर आप किसी चीज का पेटेंट रखते हो तो आपको लंबे समय तक उसका पेटेंट रहता, हमेशा आप ही के पास रहेगा, उसको आप बेचते बेचते नहीं हो, तो यहां पर क्या होगा? सी रोकड़ इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, ऐसा दायित्व जो व्यापारिक संस्था को अपने मालिक को ही लौटाना शेष होता है उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? तो देखिए जो लिएबिलिटीज होती हैं या जो आपकी करंट लिएबिलिटीज होती है उसमें क्या होता है, ऐसा कोई भी दायित्व जो संस्था अपने मालिक को ही लौटाती है उसको बोलते हैं आंतरिक दायित्व, और आंतरिक दायित्व को ही क्या बोला जाता है? पूंजी बोला जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा पूंजी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46, चिट्ठे के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चिट्ठा किसको बोलते हैं? बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट को ही तुलन पत्र भी कहा जाता है। तो चिट्ठा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, चिट्ठा एक विवरण पत्र होता है, बिल्कुल सही है। चिट्ठा एक स्टेटमेंट होता है, बिल्कुल सही है। चिट्ठा एक विशेष तिथि के लिए बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। चिट्ठा जो है यानी बैलेंस शीट किसी पर्टिकुलर दिन के लिए यानी तिथि के लिए बनाया जाता है। चिट्ठे के 2 पक्ष होते हैं, बिल्कुल सही है। चिट्ठे के 2 पक्ष होते हैं, दाईं ओर दायित्व जबकि बाईं ओर संपत्ति लिखा जाता है, यह बिल्कुल गलत है। चिट्ठे के 2 पक्ष तो जरूर होते हैं लेकिन दाई पक्ष जो है, दायित्व नहीं, दाई पक्ष में, चिट्ठे के दाई पक्ष में संपत्ति लिखते हैं और चिट्ठे के आपके बाएं पक्ष में दायित्व लिखते हैं, तो ये उल्टा लिखा हुआ है इसलिए ये गलत है। चिट्ठा व्यापार के आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है, ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है पूछ रहा है, तो सी पॉइंट गलत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47।
समस्त चालू संपत्ति के योग को निम्न में से क्या कहा जाता है? यानी आपकी जितने भी करेंट एसेट्स हैं अगर उसको योग कर दिया जाए तो उसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोलते हैं सकल कार्यशील पूंजी। यदि करंट एसेट्स में आपकी करंट लिएबिलिटी को घटा देंगे तो उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध कार्यशील पूंजी बोलते हैं। तो अगर समस्त चालू संपत्ति के योग को क्या बोला जाता है? सकल कार्यशील पूंजी, या आप इसको क्या बोल सकते हो? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो केवाईसी क्या होता है? नो यूर कस्टमर, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है, नो यूर कस्टमर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 के किस अध्याय के अंतर्गत सहकारी बैंकों से संबंधित उपबंध है? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अध्याय 5 के अंतर्गत सहकारी बैंक से संबंधित उपबंध किए गए हैं, यानी 49 का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, वह वित्तीय सुविधा जिसमें व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट से तब भी पैसा निकाल सकता है जब उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं? तो अगर कोई व्यक्ति जिसके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी अगर उसको बैंक से पैसा अपने अकाउंट से निकालना है तो इस जो प्रक्रिया होती है इसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। सी है, यानी बैंक के अकाउंट में उसके पैसा नहीं है लेकिन तब भी उसको पैसा बैंक के माध्यम से मिल जाता है, तो इस प्रक्रिया को ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, यानी आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। तो ये था आपके सहकारिता से संबंधित जो 50 क्वेश्चन आज के टेस्ट में आपसे हमने पूछा था। ऐसे ही अभी आके फुल लेंथ टेस्ट बचे हैं, 6 फुल लेंथ टेस्ट बचे हैं और हर टेस्ट में सहकारिता से 25-25 क्वेश्चन आना है। तो 50 क्वेश्चन ये हो गया, फुल लेंथ में 25-25 क्वेश्चन, तो 25 सबके 150 क्वेश्चन और प्लस 50 200 क्वेश्चन, और सहकारिता अधिनियम से आप 100 से ज्यादा क्वेश्चन टेस्ट में ही कर लोगे। तो आप जो टेस्ट में हो रहा है उसको प्रॉपर अच्छे से पढ़ो, वो चीजों को बार बार रिवाइज करो। आपके पेपर में सहकारिता अधिनियम वाला जो पार्ट है यहीं से क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि हमने अधिनियम की एक एक चीजें पढ़ी हैं। तो उस अधिनियम में जो जो आपके सिलेबस में आपने पूरा पढ़ा हुआ है, अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से बना रहे हो तो आपको पेपर में बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो उम्मीद है आपको जितना भी डाउट होगा जो आज के टेस्ट से रिलेटेड जिन्होंने टेस्ट दिया है उसको जो भी डाउट होगा यहां पर क्लियर हो गया होगा। और जो YouTube में जिनके लिए वीडियो भी डाला जा रहा है, तो YouTube में भी अगर आप देख रहे हैं और आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इसके अलावा यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आपको डिटेल मिल जाएगी नीचे, वहां से आप टेस्ट सीरीज या कोर्स भी ज्वाइन करना है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलेंगे किसी अगली क्लास में, फिलहाल के लिए इसमें सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।